तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका राजनीतिक विज्ञान का विषय है, इसका जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 23 मार्च को। जी हाँ बच्चों, 23 मार्च 2026 को जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 12th का। तो उसके लिए जो हम लोग अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 3 कर रहे थे, इसका ये पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है, ठीक है? इससे पहले मैंने इसी सैंपल पेपर का पार्ट 1 वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अभी तक आपने नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। और आपको जो पढ़ा रहा है आपके जय भैया, वो पॉलिटिकल साइंस के खुद टॉपर रह चुके हैं स्कूल में, मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया था। तो जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं करवाऊँगा बच्चों, इसी में से देख लीजिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आएंगे, एकदम सेम टू सेम रिपीट होकर के आएंगे। देखिए, एक तो स्कूल में मैंने टॉप किया था पॉलिटिकल साइंस में पूरे स्कूल में, उसके बाद लगभग 10 साल हो गए मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते पढ़ाते। तो ये इतना टाइम और इतना एक्सपीरियंस के बाद ना एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है कि यार ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो बच्चों को ये क्वेश्चन बता दो, ठीक है? तो जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस सैंपल पेपर की वीडियो में, इनको करके चले जाइए। इसी में से आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आएगा। ये भी नहीं कि भाषा शैली चेंज हो, ये हो, वो हो, ऐसा कुछ नहीं। एकदम आएगा तो सेम टू सेम छप करके क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जो क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में कवर नहीं किए थे, उन सभी क्वेश्चंस को कवर करते हैं। लेकिन वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए, ठीक है बच्चों? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर, जहां पर हमसे पैसेज, कार्टून और मैप के बेस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर 24वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और दिए गए जो नीचे दिया गया प्रश्न है उनका आंसर लिखिए। तो गद्यांश को पढ़ लेते हैं बच्चों, यानी पैसेज को। इस तरह से है कि कॉमन्स वे संसाधन है जो किसी के स्वामित्व में नहीं है, ठीक है? कॉमन्स जो होते हैं बच्चों, वो ऐसे संसाधन होते हैं, ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो किसी के ओनरशिप में नहीं आते हैं, ठीक है? बल्कि एक समुदाय द्वारा साझा किए जाते हैं, और यह एक कॉमन रूम, सामुदायिक केंद्र, पार्क या नदी हो सकता है। इसी तरह दुनिया के कुछ क्षेत्र या क्षेत्रों कह लीजिए है जो किसी एक राज्य के संप्रभु अधिकार क्षेत्र के बाहर स्थित है, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सामान्य शासन की आवश्यकता है, ठीक है? इन्हें रेस जैसे कि कम्युनिस्ट ह्यूमनिटेटिस या फिर ग्लोबल कॉमन्स के नाम से जाना जाता है। अब इसके बेसिस पर पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का हिस्सा है? तो जो महासागर का तल है बच्चों, ये ग्लोबल कॉमन्स का हिस्सा है। देखिए, ग्लोबल कॉमन्स यानी कि साझी संपदा की बात कर रहा है, यानी ऐसी संपदा जिसके ऊपर किसी एक देश का अधिकार या एक किसी क्षेत्र का अधिकार नहीं होता, पूरे दुनिया का अधिकार होता है। तो महासागर का जो तल होता है वो ग्लोबल कॉमन्स के अंदर आ जाएगा, है कि नहीं? मान लीजिए ये भारत का महासागर है, इस तरह से हम बांट देते हैं, ऐसे तो उस महासागर को हम बांट नहीं सकते। और इधर पाकिस्तान का महासागर है, तो हम अगर यहाँ से कूड़ा फेंकते हैं तो पाकिस्तान के उधर भी जाएगा, अगर पाकिस्तान वाले कूड़ा फेंकते हैं तो भारत के महासागर में भी आएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर हमें साफ रखने की जरूरत है चीजों को। अगला है पृथ्वी शिखर सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया था। तो रियो डी जेनेरियो, ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, जहां पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला यहाँ पर हमारा संयुक्त राष्ट्र की निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी पर्यावरण मुद्दों से निपटने के लिए यहाँ पर जुड़ी हुई है? तो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि ग्लोबल कॉमन्स पर सहयोग आसान क्यों नहीं है? क्योंकि आम पर्यावरण एजेंडा पर आम सहमति का अभाव हमें देखने को मिलता है, सभी देश नहीं मानते हैं कई चीजों को लेकर के, ठीक है बच्चों? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। बाकी यही क्वेश्चन एक बार इंग्लिश मीडियम में आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये आपका पैसेज दिया गया है कॉमन्स को लेकर के। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, तो आपका ओशन का फ्लोर हो जाएगा, है ना? बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस और उनके आंसर, जो बोल्ड कर रखा है वो आंसर है। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग आ गए हैं 25वें क्वेश्चन के अंदर, और 25वां क्वेश्चन हमारा मैप वाला रहने वाला है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं क्या करके। यहाँ पर 25वें के पहले में हमसे क्या पूछ रहा है कि ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले नेता से संबंधित राज्य, ठीक है? तो ताशकंद समझौते पे आपको पता है यहाँ पर शास्त्री जी की बात हो रही है, ठीक है? इन्होंने हस्ताक्षर किया था, और इनसे संबंधित राज्य कौन सा है? तो वो यूपी हो जाएगा बच्चों, ठीक है?
और भारत के नक्शे पर अगर आप देखेंगे तो यूपी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है यहाँ पर, ये ना ये वाला, ठीक है, तो ये आपका जो लोकेट कर रखा है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कैसे करेंगे मैप वाले क्वेश्चन के अंदर, तो इस तरह से तालिका एक टेबल दिया हुआ होगा, ठीक है, या नहीं दिया होगा तो आप बना लीजिएगा। और इस तरह से आपको करना है। पहला है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, संबंधित अक्षर डी है हमारा और राज्य का नाम है हमारा उत्तर प्रदेश यानी यूपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि सी नटराजन अन्नादुरई से संबंधित राज्य, ठीक है। तो सी नटराजन अन्नादुरई, देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जैसे अन्ना हो गए हमारे या इस तरह के जो होते हैं थोड़े से, तो ये मोस्टली साउथ से संबंधित होते हैं, साउथ के राज्य से संबंधित होते हैं। तो ये जो है हमारे, ये तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका सी जो दे रखा है ना, सी लोकेट कर रखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा था हमारा, संबंधित अक्षर सी हो जाएगा और राज्य का नाम हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है मैप वाला कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने वाले कर्पूरी ठाकुर से संबंधित राज्य, तो वो हो जाएगा बिहार आपका। बिहार ये रहा आपका, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये बिहार का मैप है, बिहार का नक्शा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ए से लोकेट किया गया ये वाला हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, और संबंधित अक्षर जो दे रखा है मैप के अंदर वो ए है और राज्य का नाम हो जाएगा बिहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, वीवी गिरी इस राज्य के थे, ठीक है। वीवी गिरी के बारे में आपने सुना होगा, राष्ट्रपति चुनाव इन सब के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो इनसे संबंधित राज्य या ये इस राज्य से थे, तो वो कौन से राज्य थे बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पर आंध्र प्रदेश से थे, ठीक है। तो ये जो बी वाला दे रखा है ये सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, संबंधित अक्षर मैप के अंदर बी है और राज्य का नाम हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्लियर है बच्चों। एक बार इंग्लिश मीडियम में भी ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये सारे क्वेश्चंस हो गए आपके, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में वीडियो को पॉज करके आप रीड कर लीजिए। एंड यहाँ पर आपका जवाहरलाल नेहरू कर रहा हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंधित राज्य है हमारा यहाँ पर यूपी, ठीक है। एंड आपका जो वीवी गिरी से रिलेटेड जो स्टेट है बच्चों हमारा, वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, जो यहाँ पर है आपका, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका आंध्र प्रदेश है, इस तरह से ना, ये हो गया आपका। एंड अगला था हमारा सी नटराजन अन्नादुरई से संबंधित राज्य, तो वो तमिलनाडु हो जाएगा, जो कि ये रहा आपका तमिलनाडु, आप देख सकते हैं। एंड एक था हमारा यहाँ पर इस तरह से स्टेट पर्टेनिंग टू कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, पर्टेनिंग टू कर्पूरी ठाकुर इम्प्लीमेंटिंग रिजर्वेशंस फॉर बैकवर्ड क्लास, तो ये हो जाएगा हमारा बिहार। तो ये यहाँ पर है बिहार, ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। चलिए बाकी यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, इसके आगे चलेंगे। अब हम लोग आ गए हैं 26वें क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन में कि दिए गए चित्र का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, स्टडी द डायग्राम, या यहाँ पर ये इमेज आना चाहिए था, स्टडी द इमेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस तरह से आपका ये चित्र दिया गया है। इसको अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे ना, तो एक बोतल टाइप का यहाँ पर बना हुआ है, ये देख रहे हैं, ये एक बोतल टाइप का बना हुआ है, और इस बोतल के ऊपर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे H2O लिखा हुआ है। H2O का मतलब होता है बच्चों पानी, ठीक है। H2O का मतलब क्या होता है, पानी। अब पानी बनता कैसे है, अगर आपने थोड़ा सा बेसिक साइंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को साइंस में यानी विज्ञान में H लिखते हैं, इस तरह से हाइड्रोजन हो गया, और प्लस में O2 मिल जाता है तो हमारा बन जाता है H2O करके, ठीक है। तो ये हमारा पानी बन गया। तो ये बोतल पे हमारा क्या है, पानी का यहाँ पर ये सिंबल है एक तरह से, ठीक है। अभी इस बोतल पे आप देखेंगे तो यहाँ पर धरती का आपको मैप देखने को मिलेगा, और पानी जो है बोतल के नीचे है। तो ये बोतल हमें क्या दिखा रहा है, इस चित्र में हमें क्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि पीने का जो पानी है, किसका, एक सेकेंड, हाँ, पीने का जो पानी है बच्चों, उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, उस चीज़ को दिखाने के लिए ये चित्र बनाया गया है, ठीक है। देख रहे हैं कितना डीप मीनिंग होता है चित्रों का। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, जो भी सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की मैंने वीडियो बनाई है उन सबको जरूर देख करके जाइएगा। ये हमारा छठा सैंपल पेपर का वीडियो है बच्चों। इससे पहले हमने 5 सैंपल पेपर्स ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा दिए हैं, कार्टून वाले क्वेश्चंस करवा दिए हैं, मैप वाले क्वेश्चंस करवा दिए, उन सबको करके जाइएगा। आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं खुद टॉपर रह चुका हूँ पॉलिटिकल साइंस में, तो चिंता मत कीजिए, जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इसी चित्र से संबंधित पहला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी में
किस संसाधन की कमी हो रही है? तो पृथ्वी के अंदर स्वच्छ पानी, जो पीने लायक पानी है, उसकी कमी हो रही है। वैसे तो आप देखेंगे वर्ल्ड में 70% 71% वाटर ही है कि नहीं? लेकिन जो पीने का पानी है वो बहुत कम है, तो उसी की कमी को दिखाने के लिए ये चित्र बनाया गया है। अगला है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन साझा संसाधन माना जाता है? तो जो पानी होता है बच्चों, वो साझा संसाधन होता है जिस पर सभी का अधिकार होता है। अगला है, पानी के लिए हिंसक संघर्ष किस देश के बीच में हुआ था? तो इजराइल, जॉर्डन और सीरिया के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व में पानी की कमी का कारण क्या है? तो देखिए वर्ल्ड में जो पानी की कमी हो रही है, वाटर की शॉर्टेज हो रही है, तो जो इतनी जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, एक तो इस कारण से हो रही है, तापमान में वृद्धि के कारण और प्रदूषण के कारण भी पानी की कमी हमें फेस करने पड़ रही है। ठीक है, बाकी इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं इस तरह से रहेगा कि विच रिसोर्स इज जैसे कि डिप्लेटिंग ऑन अर्थ, तो आपका क्लीन वाटर हो जाएगा, या कह लीजिए इसकी एक तरह से कमी हो रही है। हिंदी मीडियम में मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से है, पृथ्वी में किस संसाधन की कमी हो रही है, किस रिसोर्स की यहाँ पर हमें कमी देखने को मिल रही है? तो क्लीन वाटर। नेक्स्ट है, विच नेचुरल रिसोर्स इज कंसिडर्ड अ शेयर रिसोर्स? तो वाटर हो जाएगा आपका। ठीक है, एंड अगला है, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट फॉर वाटर टुक प्लेस बिटवीन विच कंट्रीज? तो इजराइल, जॉर्डन एंड सीरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रीजन फॉर वाटर शॉर्टेज इन द वर्ल्ड? तो आपका इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, टेम्परेचर राइज एंड पॉल्यूशन, ये यहाँ पर हमारे रीजन्स है वाटर शॉर्टेज की। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बच्चों 27वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि भारत और रूस के संबंध शुरू से ही मधुर रहे हैं, इस कथन के आधार पर भारत और रूस के संबंधों का वर्णन करें। ठीक है, बेसिकली आपको भारत और रूस के बारे में जितना कुछ पता है, उनके रिलेशंस के बारे में सारा कुछ यहाँ पर लिख देना है। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाता हूँ इस क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों आप सभी के लिए। तो चलिए देखिए इसके आंसर। इंडिया एंड रशिया के रिलेशंस को डिस्कस करने से पहले रशिया के बारे में छोटा सा आपको मैं भूमिका बता देता हूँ। अगर हम रशिया की बात करें यानी रूस की बात करें, तो 1991 से पहले जब तक सोवियत संघ नहीं टूटा था, रशिया जो है उसका पार्ट हुआ करता था। जब सोवियत संघ टूट गया 1991 में, तो रशिया अलग हो गया। और देखा जाए तो सोवियत संघ में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन था? रशिया ही था। और टूटने के बाद भी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल बचा वो रशिया यानी कि रूस ही बचा था, जहाँ के जो राष्ट्रपति है वो पुतिन जी है। ठीक है, अच्छा रशिया आपको धरती पर कहाँ देखने को मिलेगा? तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी प्यारी धरती है और ये हमारा यहाँ पर प्यारा भारत है। एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, रशिया आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये देख सकते हैं ऊपर के साइड में आपको यहाँ पर रशिया देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, ये जो आप भाग देख रहे हैं ना, ये रशिया है। रशिया के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, याद रखिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर रूस और भारत के संबंधों को थोड़ा-सा समझ लेते हैं। देखिए, भारत और रूस के जो संबंध रहे हैं, वो शुरू से ही मधुर रहे हैं, यानी कि शुरू से ही अच्छे संबंध रहे हैं हमारे, ठीक है? हर क्षेत्र में दोनों देश जो है, एक-दूसरे का समर्थन किया है। हर क्षेत्र में देखेंगे, तो दोनों देशों ने एक-दूसरे का समर्थन किया है। चाहे आप ये ले लीजिए 1971 में जब हमें यूएसएसआर की ज़रूरत थी, है कि नहीं? उस टाइम पे उसने हमारा समर्थन किया था। ठीक है, यूएसएसआर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था उस टाइम पे। एंड 1971 में तो रशिया यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। 1998 में आ जाइए, ठीक है, 1998 में जब हमने अपना परमाणु परीक्षण किया था, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थी लेकिन रशिया ने हमें सपोर्ट किया था उस टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम पे ले लीजिए, या जब रशिया को हमारी ज़रूरत थी, जब रशिया ने यूक्रेन पर यहाँ पर जो है सो कि वॉर डिक्लेयर कर दिया था, तो पूरी दुनिया जो है रशिया को बायकॉट कर रही थी। और हमने उनका ऑयल वगैरह जो है खरीदा था। पूरी दुनिया हमें मना कर रही थी कि भारत आप उनका तेल वगैरह मत खरीदिए, लेकिन हमने खरीदा था। तो दोनों देशों ने हर क्षेत्र में एक-दूसरे का सपोर्ट किया है टाइम-टाइम पे, ठीक है? अब एक-एक करके यहाँ पर समझते हुए चलते हैं कि किस-किस क्षेत्र में किस-किस तरह का हमें सहयोग देखने को मिला है दोनों देशों के अंदर। हम यहाँ पर अगर बात करें आर्थिक संबंधों की, ठीक है? देखिए संबंध कई तरह के होते हैं, एकदम याद कर लीजिएगा। आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, ठीक है? इस तरह से करके कई सारे संबंध होते हैं। और अगर आप 2 देशों के संबंधों के बारे में लिख रहे हैं एग्ज़ाम में, तो इस तरह से अगर आप तोड़-तोड़ करके लिखेंगे आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक इस तरह से, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि आपको पता होगा 12th क्लास में आप आ गए हैं, आपको जो आंसर लिखना है अब पॉइंट्स के अंदर लिखना है, ठीक है? तो पहले पॉइंट में मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है आर्थिक संबंधों के बारे में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रूस भारत के कई सुरक्षा कंपनियाँ, जो डिफेंस कंपनियाँ होती हैं ना, जो आर्मी वगैरह के लिए होती हैं,
ठीक है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के हथियारों का निर्माण करने में मदद करता है एवं भारत इन हथियारों को विश्व भर में बेच करके पैसे भी कमाता है। ठीक है, रशिया हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कोई अगर हमें डिफेंस का इक्विपमेंट बनाना होता है, जैसे मान लीजिए कि एक मिसाइल वगैरह बनाना है, ठीक है, तो उसमें हमारी जो हेल्प करता है वो रशिया बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है, और फिर हम उनको बना करके बेचते हैं पूरी दुनिया भर में, है कि नहीं? वर्ष 2020 के दौरान दोनों देशों ने आपस में 8.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार किया था। 2020 का एक डेटा दे रखा है कि दोनों ने मिल करके 8.1 बिलियन डॉलर का जो है वो व्यापार किया था। तो ये बहुत बड़ी बात होती है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आर्थिक संबंध। कुछ और चीज़ें बता रखा है यहाँ पर, देखिए। रूस से तेल का आयात, ठीक है, हम तेल का जो आयात करते हैं, ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो रशिया से करते हैं और भी देशों से करते हैं। और हाल फिलहाल में जो है हमने सबसे ज़्यादा तेल रशिया से मंगाया था। आपको पता होगा कि हमारे देश में तेल तो निकलता नहीं है, तो हम दूसरे देशों से ही तेल मंगाते हैं, जिससे कि हमारे देश की इकोनॉमी चल सके, और रूस से भी हम लोग तेल मंगाते हैं। भारत समय-समय पर रूस से तेल खरीदता हुआ आया है, जिससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडारों में काफ़ी बचत हुई है एवं वर्तमान समय में यह भी देखा गया है कि भारत ने दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल रूस से खरीदा है डिस्काउंटेड रेट पर। ये मैं बात कर रहा हूँ जब यूक्रेन एंड रशिया का वॉर एकदम पीक पर था। उस टाइम पे रशिया एकदम डिस्काउंटेड रेट पर भारत को तेल दे रहा था और हम तेल दबा के खरीद भी रहे थे उनसे डिस्काउंटेड रेट पे, ठीक है? सस्ते दरों पर, जिससे भारत को आर्थिक रूप से काफ़ी लाभ मिला था उस टाइम पे, ठीक है? तो ये आप लिख सकते हैं। गोवा में दिसंबर 2016 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस, भारत के बीच हुए 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने एवं उनके लक्ष्य की प्राप्ति पर बल दिया गया था। ठीक है, तो ये एक सम्मेलन हुआ था जिसके अंदर दोनों देशों के बीच में विभिन्न क्षेत्रों को लेकर के कॉपरेशंस की बात की गई थी, यानी सहयोग की बात की गई थी, चाहे आपका रक्षा क्षेत्र हो, अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, ठीक है, इस तरह से। ओके बच्चों, अब हम समझते हैं राजनीतिक संबंधों के बारे में। ये तो जो मैंने आपको बताया, ये आर्थिक संबंध था, ठीक है? अब हम यहाँ पर राजनीतिक संबंधों के बारे में समझेंगे। तो देखिए, यूएनओ में भारत के पक्ष में वोट देना। आपको पता होगा कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यानी कि सुरक्षा परिषद है, उसके अंदर 5 स्थायी सदस्य हैं, ठीक है? रशिया, चाइना एंड अमेरिका, फ्रांस एंड ब्रिटेन, ये 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। तो कई बारी ऐसा देखने को मिलता है, भारत को कई जगह बचाने के लिए रशिया जो है वो वीटो पावर लगा देता है। कई बार भारत को यहाँ पर बचाने के लिए, भारत के फ़ेवर में आने के लिए रशिया वीटो पावर का इस्तेमाल करता है, और आपको पता ही होगा कि जो वीटो पावर है वो कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है बच्चों? तो उसी से संबंधित थोड़ा यहाँ बता रखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के नाते रूस के पास वीटो पावर है, और रूस ने अनेकों बार भारत के पक्ष में वीटो पावर का उपयोग किया है उन अनेक मुद्दों को लेकर के। ठीक है? कश्मीर को लेकर के भारत का समर्थन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस ने कई मर्तबा भारत का समर्थन किया है कश्मीर के मुद्दे को लेकर के। पूरी दुनिया भारत को घेर लेती थी कश्मीर को लेकर के, लेकिन रशिया जो है वो सपोर्ट कर देता था। रशिया बोलता था, अरे भाई तू टेंशन काहे ले रहा है? हम तेरे को पीछे से बैक सपोर्ट करेंगे ना, टेंशन नहीं ले, रशिया तेरा दोस्त है। ठीक है? और भारत ने भी टाइम टाइम पे ऐसा बोला है कि रशिया आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? भारत आपका दोस्त है, हम आपसे तेल खरीदेंगे। हबीबी, आप तेल बेचिए ना, पूरी दुनिया क्या कर रही है उसको छोड़िए आप। कि उधर से अमेरिका बोल रहा है कि तेल नहीं खरीदो भारत, उधर से जो यूरोप के देश है वो बोल रहे हैं कि तेल मत खरीदो। आप तेल बेचिए सस्ता में, हम खरीदेंगे ना। अरे हम इंडिया है, हमको कौन सिखाएगा कि कहाँ से तेल खरीदे और कहाँ से नहीं खरीदे, हबीबी। चलिए, अब हम समझते हैं सैन्य संबंधों के बारे में, ठीक है? 1971 के युद्ध के समय भारत का समर्थन। देखिए, 1971 का टाइम ऐसा था जब हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहे थे, तो उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। जब रूस सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, उस समय भी सोवियत संघ ने भारत को समर्थन दिया था बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर। रूस द्वारा हथियारों का आयात, आज भी भारत के लगभग 60% से ज़्यादा हथियार रूस से आते हैं। वर्तमान समय में भारत ने कई अत्याधुनिक हथियार रूस के साथ मिलकर के ही बनाए हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल का नाम आपने सुना होगा। आधुनिक जो टैंक होते हैं वो भारत ने रशिया के साथ मिलकर के बनाए हैं, ठीक है? और ये देखिए कितना बड़ा डेटा है कि हमारे जो डिफेंस फोर्सेस है, यानी कि नेवी, आर्मी, ठीक है, और एयरफोर्स जो है, उनके पास 60% जो हथियार है लगभग
वो रशियन मेड है, यानी रशिया का है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर एक तरह से, समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ें हैं। और कई अत्याधुनिक हथियार हमने उनके साथ मिल कर के भी बनाए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है, यहाँ से फायर करेंगे तो पूरा यहाँ पाकिस्तान पार करके पूरा चाइना पार करके कहीं भी दुनिया में मार सकते हैं हम लोग। इतना तगड़ा-तगड़ा हम लोगों ने हथियार बना रखा है। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये सारी बातें जो है आप सैन्य संबंधों के अंदर लिख सकते हैं। मैंने बिल्कुल आसान भाषा में ये सारी चीज़ें लिख कर के आपको बता रखी हैं। आप चीज़ों को देखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए, और एग्ज़ाम में आ गया तो एज़ इट इज़ ऐसे ही लिख दीजिएगा, पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाएँगे बच्चों, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत और रूस के सांस्कृतिक संबंधों के बारे में। तो अगर बात करें सांस्कृतिक संबंधों की, तो भारतीय फ़िल्मों की बात कर लेते हैं, ठीक है? जो बॉलीवुड है हमारा, रूस में काफ़ी पसंद किया जाता है, ठीक है? और भारतीय हिंदी गाने भी रूस में काफ़ी पसंद किए जाते हैं। भारत के जो हिंदी गाने हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, ख़ास करके आज के टाइम पे जो हमारे मिथुन चक्रवर्ती साहब हैं, ठीक है? उनके गाने तो ख़ास करके वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इंटरनेट पे जब वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ ना वहाँ की, तो मुझे पता चलता है कि हाँ, एक्चुअली में बात सही कही जा रही है। आप भी यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। कई रूसी लोग भारत में आना पसंद करते हैं, भारत की संस्कृति और सभ्यता को अपनाना पसंद करते हैं, जैसे कि रूसी महिलाओं द्वारा भारतीय पोशाक साड़ी को पहनना, धार्मिक स्थलों जैसे वृंदावन आदि में भगवान के प्रति भक्ति ज़ाहिर करना। और ये चीज़ तो मैंने बिल्कुल देखा है। एक तो वृंदावन वगैरह में गया हूँ, वहाँ पर मैंने ये चीज़ें देखी है कि हाँ, रशिया की जो महिलाएँ हैं, वो आती हैं, भारतीय कल्चर को, भारत की संस्कृति सभ्यता को अपनाती हैं, उसको फ़ील करती, महसूस करती हैं। और एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर आप इस्कॉन गए होंगे, ठीक है? तो आपने इस्कॉन मंदिर में देखा होगा कि बहुत सारे रशियन महिलाएँ आती हैं वहाँ पर और साड़ी पहनती हैं, ठीक है? और हमारे कल्चर में पूरी तरह से ढल करके जो कृष्ण भगवान हैं उनकी भक्ति में लीन हो जाती है। तो ये चीज़ें क्या है? ये हमारे सांस्कृतिक संबंधों को यहाँ पर दिखाया गया है एक तरह से, है कि नहीं? सांस्कृतिक संबंधों को तो दिखाया जा रहा है कि किस तरह से वहाँ की महिलाएँ हमारे यहाँ का संस्कृति को अपना रही हैं। हमारे यहाँ से आप देखेंगे तो उनके यहाँ की बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे मशहूर है। जैसे एक ऐप आप यूज़ करते होंगे टेलीग्राम, वो वहीं का है कि नहीं? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये जो मैंने बातें बताई, ये सांस्कृतिक संबंधों के अंदर आएगा बच्चों, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये रहा भारत और रूस के संबंधों के बारे में एक छोटा-सा एक्सप्लेनेशन, ठीक है? अगर और बड़ा करूँगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन 6 नंबर के लायक अगर देखूँ तो ये आप इतना भी लिख देंगे तो 6 में से 6 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ये जो दोनों सब्जेक्ट के आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, इसकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पे भी तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए इन दोनों सब्जेक्ट के 15-15 सैंपल पेपर्स को ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में ये सैंपल पेपर्स अवेलेबल है बच्चों। इसका पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? ये जो स्क्रीन पर आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है ना, ये हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर है। इनसे आप ये सैंपल पेपर खरीद सकते हैं 50% के डिस्काउंटेड रेट, ठीक है? और डबल डिस्काउंट धमाका ऑफर के तहत खरीदेंगे तो दोनों सब्जेक्ट का आपको 249 में मिल जाएगा। ओरिजिनल प्राइस आपका यहाँ पर 600 रुपए के आसपास है और आपको सोचिए डबल डिस्काउंट धमाका ऑफर के तहत आपको केवल और केवल 250 रुपए में आपको ये दोनों सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे। इसी में से मोस्ट ऑफ द पेपर आपका बनेगा बच्चों, ठीक है? तो आज ही स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों, ठीक है? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। को एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि चीन की आर्थिक नीतियों के नकारात्मक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, एक्सप्लेन द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ चाइनाज इकोनॉमिक पॉलिसीज। चीन ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई उसके क्या हमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं। ठीक है, कौन कौन सी आर्थिक नीतियां अपनाई थी वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है। अब हम उसके नकारात्मक प्रभावों को देख लेते हैं। चीन में बेरोजगारी में वृद्धि हुई, ठीक है। चाइना में देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट में धड़ल्ले से वृद्धि हुई जब से चीन ने नई आर्थिक नीतियां अपनी अपनाई थी, ठीक है। लगभग 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में है। 10 करोड़ का डेटा है, ये सोच, ठीक है। महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात बिल्कुल ख़राब है, बद से बदतर हालात है। वहाँ पर दबा के महिलाओं से काम करवाया जाता है, 16-16 घंटे, 18-18 घंटे, और उनको एक जितना पुरुष को सैलरी मिलना चाहिए उससे भी कम सैलरी उनको दिया जाता है, सोचिए।
पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। चीन की जो आर्थिक नीतियाँ रही हैं उससे, भ्रष्टाचार में काफ़ी वृद्धि हुआ है। अमीर और गरीब के बीच का जो फ़ासला है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है। ठीक है? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इन्हीं को एक्सप्लेन करके अगर आप लिख देंगे तो 6 में से 6 नंबर आपको मिल जाएँगे बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि एक्सप्लेन द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ चाइनाज़ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ठीक है? चलिए। अब हम लोग आ गए हैं 28वें क्वेश्चन के अंदर। 28वां क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई तथा इसने अपनी सिफारिशों में क्या कहा? ठीक है? जिन बच्चों को नहीं पता राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में मैं बता देता हूँ। जब भाषा के आधार पर अलग-अलग राज्यों की माँग होने लग गई कि भैया हमें अलग करो, हमें अलग राज्य बनाओ, है कि नहीं? जब आंध्र प्रदेश को बना दिया गया, तो उसके बाद यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑफ इंडिया करके बनाया गया, जो कि राज्यों को उनकी सीमा वगैरह के आधार पर अलग करे, ठीक है? और पूरा देखभाल करे। ये हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग था, ठीक है? तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1953 में हुई थी, ठीक है? और केंद्र सरकार जो है उसके उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदनीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, ठीक है? अगर इसकी सिफारिशों की बात करें राज्य पुनर्गठन आयोग की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है, तो आप इस तरह से लिखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश से त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली को समाप्त किया जाए, ये उन्होंने बोला था। केवल 3 केंद्र शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार, दिल्ली, मणिपुर को छोड़कर बाकी के केंद्र शासित क्षेत्रों को उनके नज़दीकी राज्यों में मिला दिया जाए, ठीक है? 3 केंद्र शासित क्षेत्र यहाँ पर छोड़ देना है खाली, अंडमान निकोबार, दिल्ली और मणिपुर, बाकी सबको उनके जो आस-पास के राज्य हैं उनमें मिला दो, ठीक है? और राज्यों की सीमा का निर्धारण वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। ये बात यहाँ पर उनकी सिफारिशों में बोला गया था। किनकी सिफारिश से? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अंदर बच्चों, ठीक है? इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की तथा इसके आधार पर संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया और देश को 14 राज्यों एवं 6 जो है सो कि संघ शासित यहाँ पर क्षेत्रों में बाँटा गया। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। व्हेन वाज़ द स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन एस्टैब्लिश्ड एंड जो है सो कि व्हाट डिड इट से इन इट्स रिकमेंडेशंस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आंसर आपको लिखते हुए चलना है। मेन रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन कुछ इस प्रकार से। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को हटाना या हटाए जाना कहाँ तक न्याय संगत है? ठीक है, यहाँ पर लिखा भी गया है जाना किस सीमा तक न्याय संगत है? अपने उत्तर के समर्थन में कोई 2 उपयुक्त तर्क दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछा है कि जो 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया है, ईयर 2019 में आई थिंक हटाया गया था, तो वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं है, उसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिख देना है। थॉट बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो आप जो है अपना दिमाग लगा करके और उस टाइम पे जो फैक्ट्स मौजूद थे उसको लेकर के दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके जो आंसर लिखेंगे, वहाँ पर आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। बाकी मैंने यहाँ पर आंसर लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं कि राष्ट्र की एकता का सुदृढ़ीकरण करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है? और आर्थिक विकास और निवेश के लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए भी ज़रूरी था। सुरक्षा और स्थिरता के लिए ज़रूरी था और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। चलिए परफेक्ट। ओके, अब हम लोग आ गए हैं 29वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर प्रकाश डालिए। देखिए संबंधों की बात करें तो एक संबंध वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा ज़रूर, चाहे भारत बांग्लादेश पूछ ले, भारत नेपाल पूछ ले, भारत मालदीव पूछ ले, कोई ना कोई एक ज़रूर आएगा। और अभी कुछ टाइम पहले बांग्लादेश बहुत न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ पर जो स्थितियाँ थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। शेख हसीना को वहाँ से भाग करके आना पड़ा। हमने वहाँ दिल्ली में शरण दे रखा है अभी करंट टाइम में, सितंबर में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी तक भी शेख हसीना जो वहाँ की लीडर थी, उनको हमने यहाँ पर शरण दे रखा है भारत के दिल्ली राज्य के अंदर, ठीक है? मतलब दिल्ली जो हमारा वो है, क्या बोलते हैं, राजधानी है, कैपिटल, यहाँ पर मैं रहता हूँ, ठीक है? तो
भारत और बांग्लादेश के संबंधों को लेकर के आ सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है। ठीक है बच्चों? तो संबंधों को समझते हैं। देखिए, अच्छे और बुरे 2 तरह के संबंध होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। तो पहले हम लोग यहाँ पर अच्छे संबंध देखेंगे कि दोनों देशों के बीच में क्या अच्छे संबंध है। तो भारत और बांग्लादेश के संबंध जो सहयोग के क्षेत्र यानी अच्छे संबंध समझ लीजिए। तो आपदा प्रबंधन, विकास, आर्थिक सहयोग से संबंधित मामलों में दोनों एक-दूसरे के निकट हैं, ठीक है? चाहे आपदा प्रबंधन की बात करें और आर्थिक सहयोग की बात करें तो दोनों एक-दूसरे के निकट हैं, यानी मिल-जुल करके कार्य करते हैं। बांग्लादेश भारत की लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा रहा है, ठीक है? हमारी ये जो पॉलिसीज़ है। पर्यावरण के मामले में भी सहयोगात्मक रवैया रहा है, ठीक है? जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो बांग्लादेश हमें सपोर्ट करता है कि हाँ, बिल्कुल पर्यावरण को नुकसान वगैरह नहीं होना चाहिए। भारत ने बांग्लादेश को कोविड-19 के दौरान वैक्सीन देने में भी सहयोग किया था। जब पूरी दुनिया में वैक्सीन का हाहाकार मच रखा था, तब भारत ने वैक्सीन उस टाइम पे बांग्लादेश को ऐसे ही दिया था, आप ले लीजिए वैक्सीन और अपने देश की जनता को बचाइए, ठीक है? तो ये तो रहे सहयोग वाले क्षेत्र। अगर हम बात करें असहयोग या विवाद वाले क्षेत्रों की, जिन क्षेत्रों में हमारे और बांग्लादेश के विवाद या फिर असहयोग रहते हैं, तो ढाका का भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने का फैसला, ये एक विवाद का मुद्दा हमेशा बना रहता है, ठीक है? वहाँ से प्राकृतिक गैस आना चाहिए हमारे देश में, जिससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और वो लोग देने को तैयार नहीं, तो इसको लेकर के विवाद रहता है। भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से बांग्लादेश का रास्ता देने से इनकार करना, विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जमातों का समर्थन और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर जल विवाद हमें देखने को मिलता है, ठीक है? जिसमें से ये वाला जो आपका पॉइंट है कि भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए इलाका नहीं देते हैं वो लोग, क्योंकि देखिए भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर ऐसा नहीं कि ये एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया है, इधर इंडिया है एंड इधर बांग्लादेश है, बिल्कुल मिक्स है बॉर्डर कहीं न कहीं, ठीक है? तो कहीं मान लीजिए इंडियन आर्मी को जो है अपने ही देश में जाना है दूसरी जगह, तो कई बारी बांग्लादेश का बॉर्डर आ जाता है, क्योंकि पूरा एकदम ज़िगज़ैग टाइप का बॉर्डर है कहीं-कहीं पर। तो बांग्लादेश मना करता है कि आप इधर से मत आया कीजिए, है कि नहीं? तो वहाँ पे थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और जो भारत के विरोधी ताकतें हैं, ठीक है? जिनको हम लोग आतंकवादी कहते हैं, इस जमात-ए-इस्लामी वगैरह जो कट्टरपंथी है, जो भारत के एंटी रहते हैं, हमेशा एंटी स्टेटमेंट वगैरह देते हैं, तो उनका कई बारी बांग्लादेश समर्थन कर देता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल विवाद है, वो भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर पानी को लेकर के विवाद रहता है हमेशा कि इतना पानी रहेगा, इतना पानी नहीं रहेगा करके, ठीक है? और बांग्लादेश सरकार भारत की सरकार पर जो सो कि चटगाँव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देने और बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी और व्यापार में बेईमानी करने का आरोप लगाती रहती है। मतलब हर क्षेत्र में कहीं न कहीं घेरने का ही प्रयास करती रहती है बांग्लादेश की सरकार, ठीक है? शेख हसीना की सरकार तो फिर भी ठीक थी, अब लेकिन जो नई सरकार आई है बांग्लादेश में वो तो और एंटी इंडिया है, ठीक है? तो क्या ही बोलें। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, थ्रो लाइट ऑन द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। चलिए परफेक्ट। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। देखिए अथवा जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे जो एग्ज़ाम्स में नंबर आए थे, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 95 स्कोर किया था। उस टाइम तक तो खैर नॉलेज ठीक-ठाक हो गई थी। लेकिन जो मैंने प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिया था जिसके अंदर 100 आउट ऑफ 96 मार्क्स मैंने स्कोर किए थे, ठीक है? उसमें इतने मार्क्स जो मैं स्कोर कर पाया और स्कूल का टॉपर बन पाया, वो उसमें ये वाले जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट लेकर के आए थे, ये अथवा वाले क्वेश्चन यानी चॉइस वाले क्वेश्चन। कई बार ये होता था कि मेरे को ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता था, नीचे वाला क्वेश्चन आता था। मान लीजिए कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर ऊपर वाला अटेंड करूँगा तो उसमें 5 मिलेगा, लेकिन नीचे वाला अटेंड करूँगा तो 6 में से 6 नंबर मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो जहाँ पर भी आपको अथवा मिल रहा है, वहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि आप ऊपर वाला क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा या नीचे वाला क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, ये क्वेश्चन करना चाहिए मेरे को, इसमें फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा, नंबर काट ही नहीं सकते हैं मेरे टीचर, तो वही आप जो है वहाँ पर अटेंड कीजिएगा, ठीक है? एक बच्चा कमेंट कर रहा था ऐसे ही कि सर मेरे को दोनों ही क्वेश्चन ना आए तो दोनों क्वेश्चन नहीं आते हैं तो छोड़ दो उस क्वेश्चन को या दोनों में से कोई भी कर लो, नंबर तो उतने ही मिलने हैं। खैर चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष आई किन्हीं 3 चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कई तरह की समस्याएँ थी हमारे देश के सामने, जैसे हमारे देश को एकता के सूत्र में बाँधना, ठीक है? 565 रजवाड़ों के अंदर टूटा हुआ था हमारा देश।
तो एक भारत अखंड भारत बनाने की जो जिम्मेदारी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर थी और उन्होंने एक भारत अखंड भारत बनाया भी। लोकतंत्र की स्थापना करना, इतने बड़े देश में जो इतना ज़्यादा गरीबी की मार झेल रहा था उस टाइम पे, पूरी दुनिया हँस रही थी कि इस देश में क्या लोकतंत्र आएगा, लेकिन नेहरू जी ने ठान लिया और भी जो उस टाइम पे सपोर्ट के लोग थे उनके साथ उन्होंने मिल कर के भारत में लोकतंत्र को स्थापित किया। समानता पर आधारित विकास, ऐसा विकास जिसमें सबका विकास हो, हर एक तबके, हर एक जाति, सबका विकास हो, ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है, तो ये 3 चुनौतियों के बारे में आप लिख सकते हैं जो उस टाइम पे हमें आई थी। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, एक्सप्लेन एनी 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 30वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर बोल रहा है गैर पारंपरिक सुरक्षा के जो खतरे हैं उसके किन्हीं 4 नए स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो अगर नए स्रोतों की बात करें तो आतंकवाद के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, मानव अधिकारों का उल्लंघन इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, वैश्विक निर्धनता, प्रवास और स्वास्थ्य की जो महामारियां हैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जब आपको बोलता है 4 नए स्रोत और क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का, तो आपको 4 को ही 6 नंबर में अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है जितना वर्ड लिमिट है उसके आधार पर। ठीक है, तो आपको 6 में से 6 नंबर मिल जाएँगे। इसमें कई सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न रहता है तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है कि ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा घुमा करके पूछा गया क्वेश्चन है और पहले पेपरों में आ रखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको समझिए यहाँ पर। भारत और मेक्सिको, मेक्सिको देश का नाम है, दोनों ही देशों में एक खास समय तक एक पार्टी का प्रभुत्व रहा। ठीक है, मेक्सिको में स्थापित एक पार्टी का प्रभुत्व कैसे भारत के एक पार्टी के प्रभुत्व से अलग था वो आपको बताना है। जैसे भारत में आप देखेंगे तो एक दल का शासन रहा ना काफ़ी लंबे समय तक, जो कांग्रेस का यहाँ पर दबदबा रहा था। तो वैसे ही मेक्सिको देश में भी एक ही पार्टी का शासन रहा था काफ़ी लंबे समय तक। तो आपको ये बताना है कि दोनों देशों में एक ही पार्टी का, एक ही दल का दबदबा रहा था लंबे समय तक, लेकिन अंतर क्या था दोनों में, ये आपको यहाँ पर बताना है। और ये दे रखा है आपकी एनसीईआरटी बुक में। बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर जाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, मतलब उस टॉपिक को इग्नोर कर जाते हैं जिससे कि ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं बच्चों। तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, मेक्सिको में जो है सो कि इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी जो पीआरआई पार्टी है वो विजयी रही थी। बाकी पार्टियां बस नाम मात्र की, ताकि शासक दल को वैधता मिल सके। देखिए वहाँ पर जो पीआरआई पार्टी थी वो हमेशा जीत रही थी और बाकी जो अदर पॉलिटिकल पार्टी थी जो अपोजिशन में थी वो तो खाली नाम नाम की थी कि हाँ भैया अ, ऐसा ना हो कि एक ही पार्टी खाली चुनाव लड़ रही है तो वही जीतेगी। बाकी पार्टियां भी थी लेकिन वो होती है ना डमी, वैसे टाइप की थी। चुनाव के नियम शासक दल के अनुरूप तय किए गए और शासक दल ने चुनाव में अक्सर हेर-फेर तथा धांधली की थी। मेक्सिको की बात कर रहा है। लेकिन अगर भारत की बात करें, भारत में जो एक दल का शासन, एक दल का प्रभुत्व रहा था लंबे समय तक, उसमें अगर बात करें तो भारत में एक दल के प्रभुत्व के पीछे कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत मिलना था। कांग्रेस पार्टी का जो सो कि जो संगठन वाला ढांचा था वो मजबूत था तथा व्यापक था उस टाइम पे। और विपक्षी दलों का कमज़ोर होना, जो उस टाइम पे विपक्षी दल थे, संगठन थे, वो कमज़ोर थे। ऐसा नहीं कि जो विपक्षी दल वगैरह थे, ऑपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, वो नाम-नाम की थी, ऐसा नहीं है, ठीक है? वो भी थी लेकिन कमज़ोर थी उस टाइम पे वो। और सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली ने भी कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व में भूमिका निभाई थी। यानी कि हम लोग अगर बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की उस टाइम पे, तो उनको बहुत ज़्यादा वोट्स मिले थे, तब वो जीती थी। ऐसे नहीं कि धांधलेबाज़ी करके उस टाइम पे वो लोग जीते थे, ऐसा नहीं था। ठीक है? तो इस प्रकार से जो मेक्सिको की पीआरआई पार्टी थी और कांग्रेस की पीआरआई पार्टी कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी जो थी इंडिया की, इन दोनों में अंतर था, एक लंबे समय तक जो है सत्ता में बने रहने में, ठीक है? हमारे यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी थी, वो एकदम नॉर्मल तरीके से जीत कर के आई थी, बल्कि अगर हम बात करें जो मेक्सिको की पीआरआई पार्टी थी, वो जो सत्ता में बनी रही थी लंबे समय तक, तो वो धांधलेबाज़ी करके बनी रही थी, ठीक है? यानी गड़बड़ करके। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने
सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी-घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए, वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।